नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इंडिया की जो हिस्ट्री है बैंकिंग सिस्टम की, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ से बैंकिंग सिस्टम आया, कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन से सन से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे करके फिर आरबीआई, एसबीआई, ये सारी चीज़ें बनती गई। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको लाइक कर लीजिए और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह ही प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उससे आप लोगों को अपनी तैयारी करने में और हेल्प मिल सकती है। जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आरबीआई और एसबीआई, इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो इसकी जो हिस्ट्री जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक कहानी के रूप में पूरा जोड़ के हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे ताकि इंटरेस्टिंग भी बनी रहे और हमें पढ़ने में मजा आए और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ये रहे। दोस्तों बैंकर्स पॉइंट की ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए आप लोग हमारी जो वेबसाइट है bankerspoint.org उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको बैंकर्स पॉइंट की जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग बता देंगे। टारगेट बैच है आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए चल रहा है। 300 प्लस हम लोग वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे कराने वाले हैं। अप टू डेट एग्जाम कंटेंट है और पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपन लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, बैंकिंग सिस्टम की इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड में पहला बैंक कहाँ से आया था। तो बात स्टार्ट करूँगा मैं 1668 से। ठीक है, 1668 के अंदर स्वीडन के अंदर एक जगह है स्टॉकहोम्स, वो वहाँ की कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम्स। वहाँ पे सबसे पहला बैंक स्टार्ट हुआ, सोल्जर्स रिस्क बैंक। ठीक है, एक इंटरनेशनल बैंक था, रिस्क बैंक। कहाँ स्टार्ट हुआ? स्टॉकहोम्स। कहाँ की कैपिटल है ये? कैपिटल है स्वीडन की। स्वीडन की कैपिटल में पहला बैंक स्टार्ट हुआ। 1668 में जब ये बैंक स्टार्ट हुआ तो हिंदुस्तान बहुत पीछे था, वहाँ पे तो मतलब बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था। इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था और उस टाइम पे ये था कि मतलब बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास नहीं था। तो क्या हुआ, सबसे जो पहला बैंक इंडिया में खुला वो 1770 में खुला। 1770 में पहला इंडिया का बैंक जो खुला वो खुला द हिंदुस्तान बैंक। द हिंदुस्तान बैंक खुला। दोस्तों उस टाइम पे लोगों का क्या था, बैंकिंग सिस्टम में विश्वास नहीं था। लोग ये सोचते थे कि हमारा पैसा सेफ़ नहीं है, हमारा मनी सेफ़ नहीं है, इसलिए लोगों का ट्रस्ट नहीं था बैंकिंग सिस्टम में। इसलिए ये बैंक 1770 में खुला और कुछ ही टाइम बाद में ये बैंक क्लोज हो गया। तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़ने लग गया। तो एक ट्रायल और किया गया 1806 में। 1806 के अंदर कोलकाता के अंदर व्यापारी उस टाइम पे बहुत थे, तो बैंक ऑफ कोलकाता नाम से एक बैंक खुला। ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता नाम से कोलकाता के अंदर एक बैंक खुला 1806 के अंदर। 1809 तक उसका व्यापार अच्छे से बढ़ने लग गया, लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट आने लग गया बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो 1809 में ये पूरा जो बंगाल था, जिसके अंदर उस टाइम का बांग्लादेश भी शामिल था, ठीक है, तो बंगाल के अंदर ये पूरा फैल गया और 1809 में इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। बैंक ऑफ बंगाल ये कर दिया गया 1809 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे आगे बैंकिंग सिस्टम बढ़ता गया। लोगों को लगा कि बैंक ऑफ कोलकाता जो कि अब बैंक ऑफ बंगाल बन चुका है, ये अच्छा चलने लग गया है। तो कुछ लोगों ने मिलके बॉम्बे के अंदर भी बैंक को इस्टेब्लिश किया। तो 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे खुला गया। ठीक है, उसके बाद में बैंक में एक बैंक और खुला 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक दोस्तों वहाँ पे चल रहे थे उस टाइम पे। पहला बैंक बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास। तीन बैंक खुल चुके थे। तीनों बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी थी और तीनों बैंकों की मोनोपोली मार्केट में थी। लेकिन क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को फिर प्रधान बैंक कहा जाने लगा। अगर आपसे पूछ ले तो उस टाइम पे प्रधान बैंक कौन कौन से थे? प्रधान बैंक, या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रेसिडेंसी बैंक।
प्रेसिडेंसी बैंक्स इनको क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ ये 3 ही बैंक थे और ये इतने अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके थे कि इनको कोई कंपटीशन देने वाला भी उस टाइम पे नहीं था। ये आपस में ही उस टाइम पे कम्पीट कर रहे थे, आपस में ही ये लड़ रहे थे। धीरे धीरे इनको लगा कि यार मैं इंटरेस्ट रेट कम दे रहा हूँ, उससे कम वो दे रहा है, ऐसे कंपटीशन में इनका आपस के अंदर नुकसान हो रहा था तीनों का। तो तीनों ने 1921 के अंदर, तीनों बैंकों के जो ऑनर थे, उन्होंने एक मीटिंग की 1921 के अंदर और उन्होंने कहा कि भाई अपन लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इससे अपने को ही नुकसान हो रहा है। अपन लोग एक साथ आ जाते हैं और एक साथ ही बिजनेस करते हैं और इस जो कंपटीशन में अपने को नुकसान हो रहा है इसको अपन लोग रिकवर करते हैं। तो 1921 के अंदर ये जो तीनों बैंक थे, मद्रास, कोलकाता और बंगाल, ये तीनों बैंक मर्ज होके एक नया बैंक बन गया जिसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसको नाम दिया गया 1921 के अंदर। ये तीनों के तीनों मर्ज होके एक जगह आ गए। बोला कि तुम तुम्हारे कोलकाता में काम करो, तुम तुम्हारे मद्रास में काम करो, तुम तुम्हारे बॉम्बे में काम करो, अलग तरीके से काम करो, लेकिन एक दूसरे को कंपटीशन नहीं देना है। और नाम एक रख लिया है और जो इंटरेस्ट रेट रहेगी सब लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे सारी चीज़ें। जिससे क्या होगा, मार्केट पे इन लोगों की एक मोनोपोली आ गई। मन मर्जी का जो भी इंटरेस्ट होता था वो लोग वसूलते थे, जिसको लोन चाहिए होता था उसके हिसाब से अपने एक साथ आ गए ये लोग। जिससे क्या हो गया कि इनका कंपटीशन खत्म हो गया, इनको ज़्यादा फायदा होने लग गया। इस बैंक को सक्सेसफुल होते हुए देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इन बैंकों को अपने कंट्रोल में कर लें। तो बैंकों को कंट्रोल करने के लिए देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना बहुत ज़रूरी है। तो 1925-26 के अंदर 1925-26 के अंदर क्या हुआ, एक बिल पार्लियामेंट में रखा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटेन के अंदर रखा गया, ठीक है, जो रॉयल कमीशन ने बनाया था। ठीक है, रॉयल कमीशन द्वारा बनाया गया एक बिल 1925-26 में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटेन के अंदर रखा गया कि हम लोग एक सेंट्रल बैंक बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस पर सहमत नहीं हुए, तो ये जो बिल था ये वहाँ से पास नहीं हुआ और फेल हो गया। फेल होने का मेन कारण ये था कि वहाँ की जो असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि इसके अंदर कम से कम 5 या 10 करोड़ कैपिटल चाहिए। उस टाइम में 5-10 करोड़ की वैल्यू आज के टाइम के हज़ारों करोड़ों के बराबर थी। तो बोला कि क्या गारंटी है कि कल को अपने को इंडिया भी छोड़ना पड़ जाए और उसके बाद में वो पैसा भी हिंदुस्तान में रह जाएगा और अपने को नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें फेल हो गई। रॉयल कमीशन का जो बिल था वो 1925-26 में असेंबली में गया और वहाँ से रिटर्न होके आ गया कि सेंट्रल बैंक हम लोग नहीं बनाएंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि अब दूसरा एक बिल आया, हिल्टन कमीशन जिसको बोलते थे, उसने एक बिल बनाया गया जिससे आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले एक घटना और घटी। उसके अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर, उसने जो ये इंपीरियल बैंक थे इनको बुलाया। इनको बुला के बोला कि भाई तुम लोग ही सेंट्रल बैंक बन जाओ हिंदुस्तान के, लेकिन हम लोगों को तुम लोगों पे भरोसा नहीं है कि तुम लोग सेंट्रल बैंक का सारा काम संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, इसलिए हम लोग तुम्हें पेपर पे कुछ भी नहीं लिख के देंगे और सिर्फ तुम लोग सेंट्रल बैंक का काम करोगे। अगर हमें 2-3 साल आपका काम अच्छा लगा तो 2-3 साल बाद में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अथॉरिटी दे देंगे कागजों के ऊपर। ये सारी डील हो गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर। अब ये जो बैंक था ये काम करने लग गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह। इसका जो कॉमर्शियल था अपना प्रॉफिट भी देखता था और साथ में सेंट्रल बैंक की एक्स्ट्रा बर्डन भी उठाया हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने इसके साथ में धोखा किया। 1933 और 34 के अंदर 1933 और 34 के अंदर एक फ्रेश बिल प्रेजेंट किया गया हिल्टन कमीशन के द्वारा, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा असेंबली में एक फिर से बिल लाया गया, जिस बिल के अंदर एक सेंट्रल बैंक का एक संरचना थी जिसके अंदर ये बोला था कि आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है, ब्रिटेन को कोई भी पैसा नहीं लगाना है, सारे के सारे जो इन्वेस्टर हैं वो हम हिंदुस्तान से ही लेंगे और वो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं का बैंक होगा, लेकिन इसको अपन लोग सेंट्रल बैंक के रूप में भी यूज़ में ले लेंगे। तो ये बिल उनको फ़ायदेमंद लगा और ये पास होके आ गया और 1934 के अंदर आरबीआई की स्थापना हो गई। अब इंपीरियल जो बैंक था
उसको लगा कि ये तो अपने साथ धोखा हो गया, लेकिन ये एक प्राइवेट बैंक था, अपना इसको बिजनेस करना था, इसलिए ये साइड में हो गया और अपना बिजनेस करता रहा और इसने सेंट्रल बैंक का जो काम कर रहा था वो करना बंद कर दिया। अब फ्रेश बैंक बन चुका है आरबीआई। आरबीआई की जो स्टार्टिंग कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपए थी। ये 5 करोड़ रुपए कोई भी गवर्नमेंट के नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें एक भी रुपया नहीं लगाया, सारा का सारा जो पैसा था इन्होंने मार्केट से ले लिया और शेयर होल्डर्स के अंदर आरबीआई को पूरा बांट दिया और यही आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम करने लग गया। इसके बाद में ये धीरे धीरे बैंक काम करने लग गया और उसके बाद में इंडिया आके आज़ाद हो गया 1947 के अंदर। जब इंडिया आज़ाद हो गया तो आरबीआई का कोई मालिक ही नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से, तो और ये सेंट्रल बैंक था उस टाइम पे। तो 1947 के बाद में जितने भी आरबीआई के शेयर होल्डर्स थे वो तो प्राइवेट लोग थे, उनको तो प्रॉफिट से मतलब था। उन्हें लगा कि ये तो सेंट्रल बैंक की तो बर्डन अपने ऊपर फालतू में आ गई और अपने को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो आरबीआई को बेच दो पूरे को। तो उन्होंने क्या किया, 1948 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आरबीआई को लिस्ट कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के अंदर 1948 के अंदर पहली बार आरबीआई को लिस्ट कर दिया गया और आरबीआई के पर शेयर की वैल्यू 100 रुपये रखी गई और सारे के सारे शेयर मार्केट में उतार दिए गए। ये बात जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चली कि हमें भी सेंट्रल बैंक चाहिएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि एक बार कोई भी एक भी शेयर आप लोग आरबीआई का नहीं बेचोगे, हम आते हैं आप लोगों से बात करते हैं, उसके बाद में इसके शेयर की बिक्री चालू होगी। उससे पहले इसको स्टे कर दिया, इसके ऊपर रोक लगा दी कि आप लोग एक भी शेयर नहीं बेचोगे। चूँकि गवर्नमेंट की बात थी तो बीएससी ने इसको होल्ड पे रख दिया और एक भी शेयर नहीं बेचा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनके बीच में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि देखो भाई, आप आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसको कैसे बेच सकते हैं। अगर आरबीआई सारा का सारा बिक गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है उसका काम कौन करेगा। इसलिए इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि सारे के सारे जितने भी शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही खरीद लेगी, सारे के सारे आरबीआई के शेयर। तो फिर ये तो प्राइवेट लोग थे आरबीआई के, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, बोला कि मार्केट में तो हम लोग 100 रुपये के अंदर बेचेंगे, लेकिन आप लोगों को 118.63 रुपये के अंदर हम लोग एक शेयर बेचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सेंट्रल बैंक को बेचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था, मार्केट एकदम से गिर सकता था उस टाइम पे। इसलिए 118.63 रुपये पर शेयर के हिसाब से सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे खरीद लिए। इसके बाद में 1949 के अंदर एक एक्ट पास किया गया, बैंकिंग रिवॉल्यूशन एक्ट। 1949 में बैंकिंग रिवॉल्यूशन एक्ट, ये एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के हिसाब से आरबीआई को 1 जनवरी 1949 के अंदर नेशनलाइज कर दिया गया और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया। आज़ाद भारत का ये सबसे पहला और अपना बैंक बन चुका था जो सेंट्रल बैंक था आज़ादी के बाद में। इसके जो गवर्नर थे उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ये 1935 से 37 तक सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये थे। इसके बाद में फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख ये इंडियन सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। और जो आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर था वो 1935 में कोलकाता में था और उसके बाद में 1937 के अंदर बॉम्बे में ले आया गया, जो कि प्रेजेंट के अंदर जो हेडक्वार्टर है 1935 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन 19 यहाँ पे जो 19 ये मैंने यहाँ पे जो सन लिखी है 1935 में, तो फिर वो वहाँ पे आ गया था 1937 में। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो।
1935 में तो कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन उसके बाद में 1937 के अंदर बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है, वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। और आज भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो ये आरबीआई की पूरी हिस्ट्री हो गई। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, आरबीआई अपना काम करने लग गया। ठीक है, और फॉरिन कंट्री की ब्रांच, जो आरबीआई की पहली ब्रांच थी, आरबीआई फॉरिन कंट्री, फॉरेन के अंदर ब्रांच जो अपनी खोली थी आफ्टर नेशनलाइजेशन 1935 में थी, जो बाद में नेशनलाइजेशन के बाद में क्लोज कर दी गई। क्लोज्ड, यानी कि 1935 के अंदर आरबीआई की जो फर्स्ट फॉरेन की ब्रांच थी वो थी लंदन के अंदर, और आफ्टर नेशनलाइजेशन 1949 के बाद में उस ब्रांच को क्लोज कर दिया गया, और फिर आरबीआई बन गया अपने इंडिया का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका नाम बदल के फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके भी सारे शेयर इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिए, और उसके बाद में ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाला बैंक बन गया। तो यही सारा बैंकिंग हिस्ट्री था। इसके बाद में दोस्तों आरबीआई के जो फंक्शंस हैं, बाकी जो बैंकिंग सिस्टम के जितनी भी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मेरे को बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी